हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पार्ट फर्स्ट। इस चैप्टर में हमने जो भी नेता थे उन लोगों ने क्या क्या स्ट्रगल किया आज़ादी पाने के लिए, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो 9 चैप्टर में पार्ट फर्स्ट दिया हुआ है और पार्ट 2 दिया हुआ है इसका चैप्टर नंबर 10 में, और उसके बाद हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 8 चैप्टर सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए लेट्स बिगिन दी चैप्टर। अब ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले वार्म अप पढ़ लेते हैं। अनिश आज हिज सोशल साइंस टीचर, एसएसटी की टीचर से अनिश ने पूछा, सर व्हाट इज़ पेट्रियटिज्म? पेट्रियटिज्म क्या होता है? वैसे देशभक्ति को बोलते हैं। डज इट मीन डाइंग फॉर द नेशन? क्या इसका मीनिंग होता है कि अपने राष्ट्र के लिए मर जाओ? नॉट नेसेसरीली। यू कैन शो पेट्रियटिज्म बाय शोइंग लव फॉर द कल्चर एंड रेस्पेक्ट फॉर देयर नेशन, टीचर सेड। तो उनका टीचर क्या कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो। आप अपना जो देशभक्ति है वो कैसे शो कर सकते हो? अपने कल्चर, और अपने नेशन के प्रति रेस्पेक्ट शो करके, लव शो करके आप अपनी देशभक्ति शो कर सकते हो। बट आई एम स्टिल कन्फ्यूज, आई थॉट पेट्रियटिज्म वॉज ऑल अबाउट सेक्रीफाइसिंग फॉर द नेशन, अनिश रिप्लाइड। अनिश क्या बोलता है, लेकिन मैं अभी भी कन्फ्यूज हूँ। मैंने ये सोचा था कि पेट्रियटिज्म का सिर्फ मीनिंग ये होता है कि अपने राष्ट्र के लिए सेक्रीफाइस कर दो, बलिदान दे दो। टीचर बोलता है, येस अनिश इंडीड, हाँ अनिश ऐसा ही है थोड़ा सा, बट ये याद रखो इट इज़ नॉट द बैटल ग्राउंड अलोन। सिर्फ ये एक युद्ध भूमि नहीं है। वन कैन रिस्पेक्ट एंड फील प्राउड ऑफ द नेशंस रिच कल्चरल लीगेसी एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आप और क्या कर सकते हो? युद्ध मैदान के मतलब अपने देश के लिए बलिदान दे देना चाहिए, बट उसके साथ साथ आप अपने जो नेशन की जो कल्चरल लीगेसी है, लीगेसी यानी कि जो भी चीज़ें हमें मिली हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसके लिए हमें प्राउड फील होना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। रीजंस फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म, पॉलिटिकल एसोसिएशंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, द अर्ली नेशनलिस्ट या फिर आप इन्हें मॉडरेट्स भी बोल सकते हैं, राइज ऑफ रेडिकल्स, पार्टीशन ऑफ बंगाल, एंटी पार्टीशन मूवमेंट, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट एंड सूरत स्प्लिट। वन बाय वन हम इस चैप्टर के सारे पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857, द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century saw the development of national political consciousness and the growth of an organized national movement in India। 1857 में जो ग्रेट अपराइजिंग हुआ था, उसके बाद जो 19th सेंचुरी का सेकेंड हाफ था उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए नेशनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के, यानी कि पॉलिटिकल लेवल पर बहुत सारे चेंजेस आए, डेवलपमेंट आए, और इंडिया का जो ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट था उसमें भी ग्रोथ आई। द रिवॉल्ट्स विच टुक प्लेस आफ्टर 1857, जो भी रिवॉल्ट, जो भी विद्रोह 1857 के बाद हुए थे, वर एक्सप्रेशंस ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो वो सभी जो भी विद्रोह थे 1857 के बाद जो हुए, वो सभी एक्सप्रेशंस थे, यानी कि ये दर्शा रहे थे कि लोग कितने नाराज़ हैं ब्रिटिश रूल से। बट वर सप्रेस्ड इजीली बाय द ब्रिटिश, बट उन्हें अंग्रेज़ों ने फिर से दबा दिया था आसानी से। द नेशनल मूवमेंट वॉज वाइड स्प्रेड, फोर्सफुल एंड रिप्रेजेंटेड द थॉट्स एंड आइडियाज़ नॉट ऑफ अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बट ऑफ द एंटायर नेशन। ये जो नेशनल मूवमेंट थे वो सारे में फैला, बहुत फोर्सफुल था, यानी कि बहुत दबाव था, एंड रिप्रेजेंटेड, और ये जो नेशनल मूवमेंट था किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता था? विचारों को, आइडियाज़ को, बट किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए नहीं था ये, कि जैसे पूरी सोसाइटी तो इसके इस सेक्शन के लिए ये आइडियाज़ और थॉट्स को ही रिप्रेजेंट करता था, बल्कि पूरे नेशन के लिए थॉट्स आइडियाज़ को ये नेशनल मूवमेंट रिप्रेजेंट करता था। इट वॉज द राइज ऑफ द नेशनलिज्म एंड नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम, और ये एक ज़रिया था जहाँ से नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद और नेशनल मूवमेंट आज़ादी के लिए शुरू हुए थे। तो रीजंस क्या थे कि नेशनलिज्म क्यों लोगों में जागा? देयर वर मैनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म राइज करने का मेन कारण आपको आगे दिए हुए हैं। आई होप आपको नेशनलिज्म समझ में आ गया। नेशनलिज्म का मीनिंग हो गया कि अपने देश के प्रति उन लोगों में कैसे भावनाएं जागी कि हमें, और अंग्रेज़ों के खिलाफ वो लोग क्यों गए, है ना, उसी से अंग्रेज़ों के खिलाफ गए थे, उसी से नेशनलिज्म का क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। तो उसके क्या क्या कारण थे, क्यों हुआ? सबसे पहला कारण है उसका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश। अंग्रेज़ों ने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया था, यानी कि आर्थिक रूप से उनका एक्सप्लॉइट किया था, उनका शोषण किया था। द इंडियंस रियलाइज दैट, इंडियंस भारतीय लोग जो थे उन्होंने ये महसूस किया दैट द ब्रिटिश रूल वॉज इनिमिकल टू देयर इंटरेस्ट, यानी कि ब्रिटिश रूल जो है वो इनिमिकल है, यानी कि हार्मफुल है, यानी कि नुकसानदायक है उनके फ़ायदे के लिए।
यानी कि अगर वो लोग अपना फ़ायदा चाहते हैं तो ब्रिटिश का शासन क्या है उनके लिए हार्मफुल है। दिस हेल्प्ड इन द बिल्डिंग अप ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग द इंडियन पॉपुलेशन। इसी की वजह से, इस पॉइंट की वजह से क्या हुआ उनमें, किनमें, भारत की जितनी भी जनसंख्या थी उसमें अपने राष्ट्र के प्रति कॉन्शियसनेस यानी कि जागरूकता आई। द विलेज इकोनॉमी, क्या क्या पॉइंट्स थे, कैसे कैसे उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया था अंग्रेजों ने। द विलेज इकोनॉमी दैट वाज सेल्फ सफिशिएंट वाज शैटर्ड एंड द न्यू सिस्टम ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड रेवेन्यू इंक्रीज द माइजरी ऑफ द पीजेंट्स। द डिक्लाइन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज क्रिएटेड लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। गाँव की जो इकोनॉमी थी, ठीक है, गांव की जो आर्थिक व्यवस्था थी उस टाइम पर, उनके एक्सप्लॉयटेशन करने से पहले वो सेल्फ सफिशिएंट थे, यानी कि अपने आप ही अपना गुजारा कर सकते थे, बट वो शैटर कर दी गई, यानी कि उसे हिला दिया गया, उसे बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और उसके बाद न्यू सिस्टम लाया गया लैंड होल्डिंग्स का, देखा था ना हमने, रियॉटवरी सिस्टम और अलग अलग सिस्टम्स देखे थे, वो सिस्टम लाए गए। और रिवेन्यू बढ़ा दिया गया, यानी कि टैक्स बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से जो पीजेंट्स की माइजरी थी, जो गरीबी थी, जो उनका दुख था, वो और ज़्यादा बढ़ गया। द डिक्लाइन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जो भारतीय इंडस्ट्रीज़ थी, फैक्ट्रीज थी, उसका डिक्लाइन हो गया और डिस्ट्रक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा तबाही मच गई, जिसकी वजह से बहुत बड़े स्केल पर क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए, जिनके पास जॉब नहीं थी, कुछ काम नहीं था। तो ये भी तो एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो गया, यानी कि उनके पास पैसा नहीं है तो आप इकोनॉमिकली क्या हो गए, वीक हो गए। तो पहला एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने इस तरीके से किया। नेक्स्ट क्या था, द एक्सपेंडिचर फॉर रनिंग द ब्रिटिश रूल वॉज बॉर्न बाय द इंडियंस। जो भी खर्चा अंग्रेज़ों के शासन चलाने में लगता था, ठीक है, गवर्नमेंट चलाने में भी जो भी खर्चा लगता था, तो वो सारा इंडियंस से निकाला जाता था, भारतीयों से निकाला जाता था। इंडियन रिसोर्सेज वर स्पेंट ऑन थिंग्स विच वर इन नो वे बेनिफिशियल टू द इंडियंस लाइक वॉर्स। भारत के जितने भी रिसोर्सेज थे, जितने भी संसाधन होते थे, उन्हें ऐसी चीज़ों पर स्पेंड कर दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा जिनका कोई फ़ायदा नहीं था, भारतीयों को कोई फ़ायदा जिस चीज़ का नहीं मिलने वाला था, जैसे युद्ध में। तो अंग्रेज़ों का, अगर अंग्रेज़ों को युद्ध लड़ना होता था तो भारत के ही संसाधनों से वो युद्ध लड़ते थे और इसके बदले उन्हें कुछ नहीं मिलता था। इंडियंस हैड मिनिमम रोल इन दी रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इंडियंस जो भारतीय थे गवर्नमेंट में, उनका मिनिमम रोल था, उन्हें बहुत छोटा मोटा कोई रोल दे दिया बस, सरकार में उनकी कोई पोजीशन नहीं थी। एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेटेड इंडियंस वर वेरी लिमिटेड। और जो एजुकेटेड इंडियंस थे, जो पढ़े लिखे भारतीय थे, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत लिमिटेड ही रख रखी थी। तो ये भी तो एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो गया, जो पढ़े लिखे हैं वो भी अब क्या काम करेंगे, फिर जब उनके पास कुछ काम नहीं होगा तो इकोनॉमिकली वो लोग भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज वेरी कॉमन, ठीक है, बहुत भेदभाव किया था उन्होंने। रिसेंटमेंट अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन लेड टू द ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। और इन्हीं सब पॉइंट्स की वजह से क्या हुआ, उन लोगों में नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई। तो पहला हो गया इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। दूसरा था स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर दी थी अंग्रेज़ों ने। द इंडियंस हु रिसीव्ड मॉडर्न एजुकेशन कुड नाउ रीड वेस्टर्न थॉट एंड लिटरेचर। जिन भारतीयों ने मॉडर्न एजुकेशन गेन करी थी, तो वो उन लोगों के विचारों को पढ़ सकते थे, उनके जितने भी लिटरेचर्स थे उन्हें पढ़ सकते थे, समझ सकते थे। दे वर एक्सपोज टू द रिवॉल्यूशनरी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट, द अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। क्या उन्हें जो वेस्ट में जो भी रिवॉल्यूशनरी चेंजेस होते थे ना, उनके बारे में उन्हें पता पड़ जाता था, क्योंकि वो लोग वेस्टर्न एजुकेटेड थे, वेस्टर्न एजुकेशन उन्होंने ली थी, तो उन्हें जो भी रिवॉल्यूशनरी चेंजेस होते थे ना वेस्ट में, वो उन्हें पता पड़ जाता। जैसे अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशंस आए थे, तो वो भारतीय जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन ली थी वो उसे समझ पाते थे। दे ऑल्सो बिकेम अवेयर ऑफ दिस आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड नेशनलिज्म। अब मॉडर्न एजुकेशन जिन लोगों ने पढ़ी थी, उसकी वजह से क्या हुआ, उन्हें डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, नेशनलिज्म, ये सब चीज़ें क्या होती हैं इसके बारे में उन्हें पता पड़ा। द इंडियंस वर नाउ इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो इंडियंस को इंस्पिरेशन मिली, उन्हें नॉलेज मिली कि नेशनलिज्म क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, तभी ये नेशनलिज्म ग्रोथ हुई थी। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, जो अंग्रेज़ों ने इस्टेब्लिश करी थी 1857 में। आगे बोल रहे थे रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग दी पीपल टुगेदर। जो भी रिफॉर्म मूवमेंट्स आए उसकी वजह से क्या हुआ, लोग इकट्ठे होकर, एकजुट होकर उन्होंने लड़ाई लड़ी, ठीक है। थर्ड फैक्टर है रोल ऑफ द प्रेस। प्रेस वो इस्त्री वाली प्रेस नहीं, ठीक है, प्रेस है आपकी जो प्रिंटिंग प्रेस होती है, न्यूज़पेपर वाली। Both the English and the regional language newspapers criticized the policies of the British government, influenced public opinion and created a feeling of nationalism. अब इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज के जो भी न्यूज़पेपर आते थे, इंग्लिश न्यूज़पेपर आता था उस टाइम पर और रीजनल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर आता था। रीजनल लैंग्वेज यानी कि उस एरिया में जो सी लैंग्वेज पढ़ी जाती थी वही वाला आपका क्या आता था, पेपर आता था।
तो इन पेपर्स ने भी क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ थी उनका क्रिटिसाइज़ किया, उनकी बुराइयां करी, उनकी निंदा करी, जिसकी वजह से लोगों के विचारों में इन्फ्लुएंस पड़ा, प्रभाव पड़ा और नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई। दे ब्रॉट पीपल क्लोज टू ईच अदर, और न्यूज़पेपर्स की वजह से क्या हुआ, लोग करीब आए, पास आए। दे हेल्प पीपल टू क्रिटिकली एनालाइज न्यूज़ एंड इवेंट्स, उन्होंने और भी लोगों की मदद करी ताकि जो भी न्यूज़ हैं, जो भी इवेंट्स हैं, वो और अच्छे से क्या कर सकें, एनालाइज कर सकें और लोगों को समझा सकें। बहुत सारे राइटर्स और पोएट्स थे, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुब्रमण्य भारती, रविंद्रनाथ टैगोर और दूसरे भी थे हु इंस्टिल्ड अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, जिन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग जो है लोगों में डाली। कौन से लोगों में, भारतीयों में डाली, अपने काम के थ्रू। कौन से काम के थ्रू, जो भी उन्होंने बुक्स लिखी, आर्टिकल्स लिखे, न्यूज़पेपर में कुछ लिखा, तो उनके थ्रू उन्होंने क्या किया, लोगों में नेशनलिज्म की ग्रोथ करवाई, राइज करवाया, फीलिंग जगाई उन्होंने। तो ये था रोल ऑफ द प्रेस। नेक्स्ट है पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन कौन थे अभी हम पढ़ेंगे, और उनकी क्या क्या पॉलिसीज आई जिसकी वजह से वो लोग नाराज़ हुए, उन्हें अच्छी नहीं लगी और नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई। वाइस राय थे लॉर्ड लिटन, 1876 से 1880 तक रहे थे। ही इंट्रोड्यूस रिप्रेसिव पॉलिसीज एंड लॉज, उन्होंने क्या किया, रिप्रेसिव पॉलिसीज और लॉज उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। रिप्रेसिव यानी दबाने वाले, ऐसे कानून बना दिए जो लोगों को दबाएं। सो एज टू मेक इंडियन सब्सर्विएंट टू द नीड्स ऑफ ब्रिटेन, ऐसे पॉलिसीज़ और लॉज लाए जिसकी वजह से भारत कैसा बन जाए, सब्सर्विएंट यानी कि बहुत कम इम्पॉर्टेंट बन जाता था, टू द नीड्स ऑफ ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेन के जो लोग थे उनको कोई ज़रूरत नहीं थी भारतीयों की। इट ऑल्सो लेड टू द ग्रोथ ऑफ एंटागोनिज्म टुवर्ड्स द ब्रिटिश, और इसी की वजह से क्या हुआ, अंग्रेज़ों के खिलाफ लोग लड़ने लगे। लॉर्ड लिटन रिमूव्ड इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन ब्रिटिश गुड्स, तो लॉर्ड लिटन ने क्या किया, ही रिमूव्ड इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन ब्रिटिश गुड्स, जो ब्रिटिश सामान था उस पर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ उन्होंने हटा दी, यानी कि ब्रिटेन से या फिर इंग्लैंड से जो भी सामान आता था, ठीक है, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो लगती है, जो इम्पोर्ट टैक्स लगता है, वो हटा दिया, जिसकी वजह से इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी ख़त्म हो जाती है। अ ग्रैंड इम्पीरियल दरबार वॉज हेल्ड इन दिल्ली इन 1877। 1877 दिल्ली में क्या होता है, एक बहुत बड़ा इम्पीरियल दरबार लगाया जाता है, टू डिक्लेयर क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। उस दरबार में क्या किया, क्वीन विक्टोरिया को इंडिया की एम्प्रेस यानी कि इंडिया की महारानी बना दिया गया, एट अ टाइम व्हेन अ सीवियर फेमाइन स्ट्रक इंडिया, और उस टाइम पर जब क्या हुआ, बहुत बड़ी अकाली भुखमरी फैल गई इंडिया में। नो रिलीफ वॉज प्रोवाइडेड टू दी पीपल, और उन लोगों ने लोगों को कोई भी रिलीफ नहीं दिया, कोई भी आराम नहीं दिया, आराम यानी कोई भी हेल्प नहीं दी। इन 1878 में उसने क्या किया, लॉर्ड लिटन ने आर्म्स एक्ट पास किया, विच फॉरबेड इंडियंस फ्रॉम पजेसिंग आर्म्स। आर्म्स एक्ट के तहत उसने ये बोला कि भारतीयों के पास कोई भी आर्म्स यानी कि कोई भी हथियार नहीं होंगे, कोई भी वेपन्स नहीं होंगे। इन दी सेम ईयर यानी कि 1878 में ही क्या किया उसने, रेस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन न्यूज़पेपर्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट भी पास किया उसने, आर्म्स एक्ट के साथ साथ वर्नेकुलर प्रेस एक्ट भी पास किया उसने 1878 में, जिसमें उसने इंडियन लैंग्वेजेस में जो न्यूज़पेपर होते हैं उन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, ठीक है, कि इंडियन लैंग्वेज में नहीं आएगा, क्योंकि लोग पढ़ लेते थे इंडियन लैंग्वेज का, तो उनमें फिर क्या होता था, उससे डर लगने लगा कि उसके अगेंस्ट चले जाएंगे लोग। द नीड फॉर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग इंडियन ओपिनियन हैड बीन फेल्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट द इमीडिएट रीजन्स विच सॉ इट्स बर्थ वर द रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश इन दी 1870s एंड 1880s। बहुत टाइम से लोग फील कर रहे थे कि एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए जो भारत के ओपिनियन को क्या करें, रिप्रेजेंट करे कि इंडिया जो है, इंडियन के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो इमीडिएट रीजंस थे, जिनका जन्म हुआ, उसकी वजह से जो भी रिप्रेसिव पॉलिसीज़ आई ब्रिटिश की, वो लोगों को झेलनी पड़ी 1870s में और 1880s में। These events made the need for establishing an all India organization representing Indian opinion an urgent necessity। तो इन्हीं इवेंट्स की वजह से क्या हुआ, लोगों ने क्या करी, ज़रूरत समझी, उन्हें महसूस हुई ज़रूरत की एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो भारत के विचारों को रिप्रेजेंट करे। इसे एक ज़रूरत समझा कि एक अर्जेंटली हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी होगी। तो ये 4 मेन फैक्टर्स थे कि नेशनलिज्म का ग्रोथ क्यों हुआ, किस कारण से लोगों में जो ये रिफॉर्म मूवमेंट्स लाने की और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने की इच्छा जागी। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने। फिर इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी के मिडल में क्या होता है, पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिगेन टू बी फॉर्म्ड बाय इंडियंस। भारतीयों ने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाने शुरू कर दिए। दीज एसोसिएशंस डिमांडेड अमंग अदर थिंग्स अ शेयर फॉर इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री।
ये जो एसोसिएशंस थे इनकी डिमांड क्या थी कि कंट्री के शासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीयों का भी हिस्सा हो। दीज एसोसिएशंस वर फॉर्म्ड इन प्रेसिडेंसी टाउन्स। ये जो एसोसिएशंस थे ये आपके प्रेसिडेंसी टाउन्स में बने थे। प्रेसिडेंसी टाउन्स होते हैं अर्ली एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा। जब कॉलोनियल एरा चला था ना आपका, उसमें जो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स किए गए थे कानून के हिसाब से, कानून नहीं मीन्स अपना कि कौन सा सेक्शन कहाँ काम करेगा, उस बेसिस पर जो डिवीजन किया गया था, तो वहीं पर क्या बनी, ये एसोसिएशंस बनी। कहाँ बनी, कलकत्ता जिसे हम कोलकाता बोलते हैं, बॉम्बे जिसे हम मुंबई बोलते हैं, मद्रास। तो ये 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, यहाँ पर ये एसोसिएशंस बनी। द इम्पॉर्टेंट अमंग्स दीज वर, इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सी थी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में, बॉम्बे एसोसिएशन 1852, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में। अदर इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस भी थी जैसे पूना सार्वजनिक सभा एंड इंडियन एसोसिएशन। उनका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंट्री एज अ होल एंड नॉट ऑफ एनी रीजन और कम्युनिटी। उन्होंने क्या रखा अपना मेन पॉइंट कि उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरी कंट्री के हैं, किसी एक पर्टिकुलर रीजन के या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के नहीं हैं। हाउएवर लेटर, बाद में क्या हुआ, फ्यू एसोसिएशंस विच रिप्रेजेंटेड द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी वर आल्सो फॉर्म्ड। स्टार्टिंग में तो ऐसी ही कम्युनिटी बनाई भारतीयों ने जो पूरे भारत के ओपिनियन को रिप्रेजेंट करेंगी, लेकिन धीरे धीरे बाद में क्या होता है, कुछ ऐसी एसोसिएशंस बन जाती हैं जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है, ये हमारे पॉलिटिकल एसोसिएशन इस तरीके से फॉर्म होते हैं। हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, INC के बारे में। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, अ रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट, प्लेड अ लीडिंग रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक रिटायर्ड इंग्लिश सर्वेंट थे। सिविल सर्वेंट यानी जो सरकारी काम कर्मचारी होते हैं, वो रिटायर्ड सर्वेंट थे, जिन्होंने बहुत बड़ा एक लीडिंग रोल प्ले किया कांग्रेस की फॉर्मेशन में। विद द सपोर्ट एंड कॉपरेशन ऑफ इंडियन लीडर्स, अब इंडियन लीडर्स का सपोर्ट था और कॉपरेशन था। ठीक है, उसके साथ क्या हुआ, कौन से लीडर्स थे, जैसे दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई इन सभी के सपोर्ट की मदद से। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1885 इन बॉम्बे। जो पहला सेशन हुआ था कांग्रेस का वो दिसंबर 1885 में हुआ, बॉम्बे में हुआ। इस सेशन के प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। द एम्स ऑफ द कांग्रेस, इनका मेन एम क्या था, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉपुलर डिमांड्स एंड प्रेजेंटिंग देम टू द गवर्नमेंट। वो ये क्या काम करेंगे, वो कि जो पॉपुलर डिमांड है, जो लोग ज़्यादा लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, उसका फॉर्मुलेशन करना, उसको बनाना उस डिमांड को, और सही तरीके से गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना, उनका पहला मेन एम ये था। दूसरा था प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी, ताकि लोगों में एकता, राष्ट्रीय एकता को प्रमोट कर सकें। ब्रिंगिंग टुगेदर लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वो ये और क्या करने वाले थे कि कंट्री के डिफरेंट पार्ट से बहुत सारे लीडर्स को एक साथ इकट्ठा करने वाले थे। रिमूविंग रेशियल, कास्ट एंड रिलीजियस प्रेजुडाइसेस, जो रेस या जाति और कलर या फिर रिलीजियस यानी कि धर्म के बेस पर जो भी भेदभाव होता है या प्रेजुडाइसेस हैं, जो भी मान्यताएं, उन्हें रिमूव करना चाहते थे। एंड क्रिएटिंग अ पब्लिक ओपिनियन अमंग दी पीपल ऑफ इंडिया, और भारत के लोगों में एक पब्लिक ओपिनियन वो डेवलप करना चाहते थे। पब्लिक ओपिनियन क्या होता है आपका, यानी कि एक कॉमन ओपिनियन वो लोगों में बनाना चाहते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस मेट एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, यूजुअली इन अ डिफरेंट रीजन एवरी टाइम। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे वो हर साल दिसंबर के महीने में मिलते थे, और यूजुअली ज़्यादातर अलग अलग रीजन्स में मिलते थे, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में मिलते थे। तो आज हम गाइज यहीं तक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम द अर्ली नेशनलिस्ट या फिर हम मॉडरेट्स जिन्हें बोलते हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार आए हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ, ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।